चलो नेक्स्ट वाली रिएक्शन हमको देखनी है, वो है आइसोमेराइजेशन। बेसिकली क्या है, इसमें दो आइसोमर्स अलग अलग फॉर्म होते हैं। ये यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें क्या हो रहा है देखो जरा एक बार। ये आपका एन हेक्सेन है, मतलब ऐसा 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। इफ वी रिएक्ट दिस एन हेक्सेन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि वाटर विरहित, वाटर नहीं होना चाहिए उसमें। तो अगर ऐसा आप करते हो तो क्या होता है, इसका आइसोमराइजेशन होता है, मतलब इसके दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। ये 2 मिथाइल पेंटेन मतलब आइसोपेंटेन, और ये 3 मिथाइल पेंटेन। देखो जरा किस तरीके से, ये ऐसे कार्बन उतने ही रहेंगे 6। ये एक इधर, ये है 2 मिथाइल पेंटेन, और दूसरा इधर, अरे जगह नहीं है भाई, मतलब मान लो कि ये 5 कार्बन है इधर भी ऐसे, और 3 मिथाइल मतलब यहाँ पे कार्बन, ठीक है। सो ये और ये एक दूसरे के आइसोमर है, और ये खुद दोनों इसके भी आइसोमर है, इसलिए इसको आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहा गया है। इसको याद रखना है बस, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन, या फिर इसको रिफॉर्मिंग भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल हेक्सेन है आपका, इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन विच इज एरोमेटिक कंपाउंड, इसीलिए इसको एरोमेटाइजेशन भी बोला गया है। दिस रिएक्शन ऑकर्स बाय डिहाइड्रोजिनेशन। तुम अगर देखोगे तो ये है आपका नॉर्मल बेंजीन, सॉरी नॉर्मल हेक्सेन, जो कि बेसिकली ऐसे होता है। इसको जरा क्रॉस करके लिखा है, ये है आपका नॉर्मल हेक्सेन। इसको थोड़ा इन्होंने क्या करके लिखा है, ऐसा क्रॉस करके, मतलब ये पहला कार्बन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, सिक्स्थ वाला इधर। तो हर तो इसका बेसिकली क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। ये कैटलिस्ट याद रखो, क्रोमिक ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। ये टेम्परेचर है 773 केल्विन। प्रेशर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है रिफॉर्मिंग में, 10 to 20 एटमॉस्फेयर, तब जाके तुमको बेंजीन मिलता है। किस तरीके से मिलता है, तो ये डिहाइड्रोजनेशन होता है। बेसिकली बेंजीन अगर तुम देखोगे तो ये दो कार्बन को छोड़ के बाकी सभी पर दो दो हाइड्रोजन है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। अब इसके ऊपर है 3। तो होता क्या है, देखो ये और ये हाइड्रोजन चले गए, तो ये हाइड्रोजन चले जाने के बाद इधर आता है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कुछ नहीं होता, फिर चले जाते हैं ये दो हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, फिर इधर भी डबल बॉन्ड आएगा, फिर इधर कुछ नहीं होगा, फिर चले जाते हैं ये दो हाइड्रोजन, तो इधर सिंगल बॉन्ड आएगा, और फिर ये दो चले जाएंगे, ये देखो, राइट, तो इधर आएगा और एक बॉन्ड। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आता है, और आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम बेंजीन बोलते हैं। इसके हर एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है। अगर तुम इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को एक्सपांड करके देखोगे तो हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी देखो हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। दिस इज बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब हर एक कार्बन के ऊपर से एक एक हाइड्रोजन निकाला जाता है, मतलब H2 मॉलिक्यूल, 3 H2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, राइट। 3 कितने भाई, 1 2 3 नहीं 4, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तुमको बेंजीन मिलता है। ये दूसरा स्ट्रक्चर बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया गया है, कोई अलग नहीं है, एक तो इसे लिखो या फिर इसे लिखो, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर एरोमेटाइजेशन या फिर रिफॉर्मिंग रिएक्शन। चलो यहाँ पूछा गया है कि हाउ विल यू प्रिपेयर टाउलिन बाय दिस मेथड।
इसको टाउलिन बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, क्या स्पेलिंग शायद गलत हो गई है यहाँ पे, ऐसी होती है। तो बेसिकली ये टॉलिन क्या होता है भाई, इस तरीके से होता है। मिथाइल बेंजीन बोलते हैं इसको, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, ये होता है टॉलिन, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने के लिए वही कैटलिस्ट है, CrO3, MO2O2। कैटलिस्ट तो तुम याद करो यार, टेम्परेचर भी याद करो, 723 था। प्रेशर हट, प्रेशर कितना था, ये देखो, ये 10 to 20 एटमॉस्फेयर। बस इसके लिए, जैसे बेंजीन में 6 कार्बन है तो तुमने यन हेक्सेन का इस्तेमाल किया, यन हेक्सेन। तो यहाँ पर 7 कार्बन है, इसीलिए तुम यहाँ पे यन हेप्टेन का इस्तेमाल करोगे, यन हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6, और 7वां वाला ऐसा ऊपर रहेगा, तो इसकी बनेगी बेंजीन रिंग, और ये ऊपर मिथाइल ग्रुप। So you will, how will you prepare toluene? तो we will use N-heptane as raw material या फिर as reactant, and then we will perform aromatization reaction in presence of chromic oxide या फिर vanadium pentoxide या फिर molybdenum trioxide at 773 Kelvin and at 10 to 20 atmosphere, and we will get टाउलिन या फिर मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। ओके, बात खत्म। The next is reaction with the steam, reaction of methane with water। steam का मतलब वाटर ही होता है, इसको steam reforming भी बोला जाता है। तो इसमें तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलते हैं। निकेल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जाती है एट 1273 केल्विन यानी 1000 डिग्री सेल्सियस। दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है यहाँ पर। बस याद रखना है, कुछ नहीं, इसमें कोई टेक्निक वगैरह नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन इज पायरोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन इज पायरोलाइसिस। देखो, नाम में ही छुपा है, नाम में ही छुपा है सब कुछ। पायरो का मतलब होता है हीट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। सो ब्रेकिंग ऑफ द अल्केन, ऐसा अगर तुम्हारा अल्केन है बड़ा, बहुत बड़ा है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना है यूजिंग हीट। ब्रेकिंग यूजिंग हीट, पायरो का मतलब हीट। इसको क्रैकिंग भी कहते हैं, क्रैकिंग मतलब तोड़ना। तो हम बेसिकली बड़े अल्केन को तोड़ के छोटे छोटे अल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। सो दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए, क्रैकिंग बोल सकते हो, डिकम्पोजिशन बोल सकते हो, लाइसिस बोल सकते हो, वही चीजें है, डाइजेशन बोल सकते हो। ये सभी चीजों का एक ही मतलब होता है, कटिंग इनटू स्मॉलर पीसेस। सो डिकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन्स इनटू स्मॉलर अल्केन्स या फिर अल्केन्स। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म उतना पता नहीं है, लेकिन इट इज बिलीव्ड टू बी फ्री रेडिकल रिएक्शन, मतलब फ्री रेडिकल शायद पैदा होते होंगे इसमें। जैसे कि एग्जांपल में देखोगे तो तुम ये यन हेक्सेन है, दिस इज यन हेक्सेन। दे भाई, यन हेक्सेन का बहुत कुछ किया हमने। एक तो हमने क्या किया, इसका आइसोमराइजेशन किया, दूसरा हमने क्या किया, रिफॉर्मिंग एरोमेटाइजेशन किया। अब हम कर रहे पायरोलाइसिस। तो ये टूट के तुमको या तो बेंजीन मिलेगा जिसमें कि सिर्फ हाइड्रोजन निकल रहे, ऑफ कोर्स, सॉरी बेंजीन नहीं भाई, ये हेक्सीन है, हेक्सीन, हेक्सीन, यन हेक्सीन। बेंजीन तो C6H6 होता है, राइट। ये तुमको ब्यूटीन भी मिल रहा है, ब्यूटीन। ब्यूटीन के साथ ऑफ कोर्स अल्केन मतलब इथेन भी मिल रहा है, इथेन। बस कार्बन की संख्या देखो, टोटल 6 ही है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 ही है। या फिर तुमको क्या मिल सकता है, प्रोपीन, इथीन, मिथीन, मिथेन। मतलब एक तो अल्कीन मिलेंगे, अल्कीन के साथ अल्केन मिलेंगे, ऐसा। तो दिस इज जस्ट द रिएक्शन इन विच you are heating the alkane, you are breaking it into smaller pieces, and you are obtaining alkenes and alkanes mixture। यहाँ पे देखा जाए तो प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस या फिर जिसको हम पेट्रोल गैस कहते हैं, फ्रॉम द केरोसिन ऑयल या फिर पेट्रोल, मतलब हम पेट्रोल से पेट्रोल गैस पैदा कर रहे, तो ये पायरोलाइसिस के बेसिस पर ही किया जाता है। पेट्रोल में क्या होता है,
बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन की संख्या ज्यादा होती है। इसको अगर आप क्रैक करोगे तो पेट्रोल गैस मिलेगा तुमको। पेट्रोल गैस, गैस का मतलब ये है कि भाई छोटे छोटे मॉलिक्यूल होने चाहिए, तभी तो वो गैस है ना। बड़े मॉलिक्यूल सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल गैस होते हैं। ये तो हमको पता है, बॉइलिंग पॉइंट छोटे वालों का कम होता है। इसके बाद तुम अगर देखोगे, एक एग्जांपल दिया गया है, दो डिकेन है तुम्हारे पास 12 कार्बन वाला, दो डिकेन 12 कार्बन होगा। अगर तुम प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल और इतने ज्यादा टेम्परेचर 973 केल्विन के ऊपर इसको अगर पायरोलाइसिस करते हो, हीट का इस्तेमाल करके ब्रेक करते हो, तो तुमको छोटे छोटे अल्केन मिलते हैं। देखो कौन कौन है, हेप्टेन है, पेंटीन है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। तो इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे ये पेट्रोल गैस ये प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है, इसको क्रैकिंग ही बोलते हैं। यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है बड़े अल्केन से छोटे अल्केन को बनाना। आगे हम देखेंगे समरी ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अल्केन। जो भी हमने अभी तक देखा अल्केन के बारे में, यहाँ पे समरी है, ये देख लो तुम। हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी। सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा ये किस तरीके से अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है। उसके बाद हमने कंबशन रिएक्शन देखी, जनरल रिएक्शन है कंबशन की। यहाँ हमने देखा कि हीट बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, इसलिए कंबशन रिएक्शन इज द बेसिस फॉर यूज ऑफ अल्केन्स एज फ्यूल्स। उसके बाद कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में, ये तो तुमको याद ही करना है, कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में डिपेंडिंग ऑन दी catalysts and conditions used, you will get different products like alcohol, aldehydes and carboxylic acids। चलिए आगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर टर्शियरी हाइड्रोजन है तो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आइसोमराइजेशन देखा, उसमें हमने देखा कि जो एन हेक्सेन है, इसके दो आइसोमेरिक आइसोहेक्सेन मतलब 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट होता था, आइसोमराइजेशन होता था। एरोमेटाइजेशन में एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होता है, और स्टीम के रिएक्शन में तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट मिलता है। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद है पायरोलाइसिस, हमने देखा। पायरोलाइसिस में ये देखो, अल्केन बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो तुम देखोगे मिक्सचर ऑफ स्मॉलर अल्केन्स एंड अल्केन्स यू विल गेट। पायरोलाइसिस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग नहीं होती, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीटिंग होती है, राइट, ये याद रखना। ये देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, दो तरीके होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। अभी हम अगले सेक्शन पर चल रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्केन खत्म हो गई है। अब हम देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें से दो इंपॉर्टेंट है, सॉहर्स प्रोजेक्शन और दूसरा है न्यूमन प्रोजेक्शन। ये सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या है, देखो जरा, हम 3D में देखेंगे। पहले मान लो तुम्हारे पास इथेन है, C2H6, दो कार्बन है, यानी ऐसा और ऐसा, और ये है तुम्हारे हाइड्रोजन इसके ऊपर। दिस इज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये दो कार्बन है। चलो ये मान लो ये पहला वाला आगे वाला है और ये पीछे वाला है, तो आगे वाले को मैं इधर लिखता हूं और पीछे वाले को ऐसा लिखता हूं। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है। तो इसको थोड़ा 3 डायमेंशन में अगर हमने ऐसा दिखाया, इसके 3 हाइड्रोजन ऐसे दिखाए, ऐसे, ये ऐसे, और पीछे वाले के भी 3 हाइड्रोजन ऐसे दिखाए, ये ऐसे। तो ये इस तरीके से ये दिखता है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज लाइक सॉहर्स। सॉहर्स मतलब बच्चों का खेलना, खिलौना रहता है ना, सॉहर्स। ये बच्चों के खिलौने जैसा लग रहा है, इसलिए इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। देखो जरा 3D में, ये देखो इथेन का ये 3D मॉलिक्यूल है यहाँ पर। ये देखो ये इस तरीके से, आगे एक कार्बन है, पीछे एक कार्बन है। ये देखो ये जो है वो कार्बन है, और ये व्हाइट वाले हाइड्रोजन है। अब इसको मैं ऐसा करता हूं, तो ये देखो ये देखो, ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे चले जाते हैं। जब इस तरीके से दिखता है तो इसको न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं, और जब तुम ऐसे देखते हो तो इसको हम बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। दिस इज सॉहर्स प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज न्यूमन प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन।
ये देखो किधर है, प्ले, ये बस देखो ये, तो ये है सॉहर्स प्रोजेक्शन, ये है न्यूमन प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज न्यूमन प्रोजेक्शन। ये बस 3D मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन में दिखाने के 2 अलग अलग तरीके हैं। सॉहर्स में क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन बॉन्ड के एक्सिस के अलोंग देखा जाता है, इसके अलोंग, राइट। जो आगे वाला कार्बन है वो लोअर एंड पे होता है, ये देखो ये नीचे जो है वो फ्रंट वाला कार्बन है, मतलब ये, और ये ऊपर जो निकला है वो बैक वाला कार्बन है, इतना याद रखो। हर एक कार्बन के 3 बॉन्ड निकाले गए हैं एट 120 एंगल, ये देखो ये 120 एंगल 120 ऐसे निकाला। एक्चुअली इनके बीच एंगल 109 होता है, लेकिन ड्रॉ करने के लिए 120। ये है लोअर फ्रंट वाला एंगल और ये है बैक वाला कार्बन, ये फ्रंट वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन, दिस इज योर बैक वाला कार्बन, राइट। वैसे ही न्यूमन में क्या किया जाता है, द मॉलिक्यूल इज व्यूड हेड ऑन अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड। हेड ऑन मतलब ये देखो ऐसे दिखते हैं वो, ये पीछे वाला कार्बन तो दिखता ही नहीं, आगे वाले कार्बन को ऐसा बड़ा सर्कल करके दिखाते, पीछे वाले को ऐसा ऐसा देखो, ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, राइट। फ्रंट कार्बन को डॉट, ये देखो ये डॉट फ्रंट कार्बन है, और पीछे वाला जो है रियर वाला कार्बन उसको सर्कल, बड़ा सर्कल ऐसे दिखाते, ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला है, पीछे वाला, ये बैक वाला है, और ये फ्रंट वाला है, ये फ्रंट वाला, राइट। यहाँ पे भी 120 डिग्री एंगल से हाइड्रोजन दिखाए जाते हैं, ये 120 120, ये दिखाने के 2 तरीके हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन, राइट। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे अब। किसी मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन में, मतलब मॉलिक्यूल तो एक्चुअली 3D रहते हैं, लेकिन उनको 2 डायमेंशन में दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। उनमें से 2 तरीके तुम्हारे सिलेबस में, एक है वो सॉहर्स प्रोजेक्शन, दूसरा है न्यूमन प्रोजेक्शन। अब इसमें हम इथेन को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। अब इथेन को तुम दिखाते हो कभी ऐसा, मतलब हम तो बार बार ऐसा ही दिखाते हैं, राइट। ये इस तरीके से एक कार्बन के ऊपर 3, दूसरे कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से। लेकिन एक्चुअली इथेन कैसा है, 3 डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक एंगल तुम्हारा 109 डिग्री का है। अब ये तो ठीक है, केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ठीक है, लेकिन इसको 2 तरीके से दिखाया जा सकता है। अब मान लो तुम इथेन को इस तरफ से देख रहे हो, राइट। एक्चुअली इथेन का मॉलिक्यूल 3D में कैसा है, देखो पहले 3D में। अच्छा, ये यहाँ पर पहले याद रखना है कि इस तरीके का मॉडल जो मैं दिखा रहा हूँ, इथेन का 3D मॉडल, इसमें ये जो ब्लैक है ये है कार्बन, और ये भी कार्बन है, 2 कार्बन है इथेन के, और ये जो व्हाइट वाले हैं ये है हाइड्रोजन, और ये तो बॉन्ड है। इस बॉन्ड में ये ब्लैक मतलब हाफ ऑर्बिटल कार्बन का है, ये व्हाइट मतलब हाफ ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है, और ये जो है हाइड्रोजन का एटम, आगे वाले पर 3 और पीछे वाले पर 3 हाइड्रोजन एटम, ये इस तरीके से, राइट। ओके, ये इथेन का मॉलिक्यूल 3D में ऐसे देखो, ऐसे रोटेट करके मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो, इसमें अगर तुम देखोगे ये है फ्रंट वाला कार्बन, ये, और ये जो पीछे है वो बैक वाला कार्बन, ऐसे 2 कार्बन है। अगर इसको तुम ऐसा घुमाते हो तो ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे आते हैं कार्बन, फ्रंट वाला कार्बन बैक वाला कार्बन। फिर ऐसा करोगे तो देखो ये, राइट। अब ऐसे 3D मॉडल तो पहले अवेलेबल नहीं थे, या फिर जब पढ़ाते वक्त कहीं पर भी ऐसे 3D एनिमेशन अवेलेबल तो रहता नहीं, तो 2 डायमेंशनल पेपर पर इथेन के मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। एक तो ये फ्रंट वाला कार्बन ऐसे निकालो, और बैक वाला कार्बन ऐसे निकालो, इसके ऊपर जो 3 हाइड्रोजन है उनको ऐसे निकालो, फ्रंट वाले 3 हाइड्रोजन, हर एक में 120 डिग्री का एंगल करना है ड्रॉ करते वक्त। रियलिटी में ये एंगल 109 है, लेकिन 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करना है तुमको। और ये जो बैक वाला कार्बन है इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन हमने अभी अभी देखे, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये ऐसा इधर वाला, और ये कैसा, ये इस तरीके से दिखा सकते हो। मैंने थोड़ा सा उसको रोटेट किया तो तुमको एक दूसरे के पीछे एग्जैक्ट छिपे हुए दिखे, ऐसे देखो,
ये देखो और एक बार, जब तुम मॉलिक्यूल को इस तरीके से दिखाते हो, इसको 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बोलते हैं, 100 हर्ट्ज। और जब मॉलिक्यूल को इस तरीके से 2D में दिखाया जाता है तो इसे न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं, एक दूसरे के पीछे एग्जैक्टली कार्बन। देखो यहां पे दिखाया गया है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन इधर है। अब न्यूमन प्रोजेक्शन देखो, फ्रंट वाला कार्बन ऐसा डॉट बनाएंगे हम, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और ये 3। और जो बैक वाला कार्बन है उसको ऐसा सर्कल बनाएंगे हम, इसके ऊपर के 3 हाइड्रोजन हम थोड़े रेड दिखाएंगे। ये ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हो, या फिर अगर थोड़े इधर उधर हो तो क्या होता है वो बाद में देखेंगे हम। लेकिन खैर अभी ये देखो, न्यूमन प्रोजेक्शन और 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, इनके बीच भी ये एंगल 120 डिग्री ही है। चलो अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो ये दो तरीके हैं यहाँ पे हमने लिखे हुए, 100 हॉर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन। इनके बारे में क्या दिखाया गया है देखो, ये नोट्स याद रखना है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या बोला है, जो 100 हॉर्स है, दिस इज योर 100 हॉर्स, राइट, दिस इज योर 100 हॉर्स एंड दिस इज योर न्यूमन, दिस इज योर न्यूमन। इसमें क्या है, द मॉलिक्यूल इज व्यूड अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस इन स्लेंटेड वे, मतलब तिरछी नजर से देखा जाता है। ड्रॉ इट डायगोनली, तिरछी नजर से, ऐसा कार्बन इधर एक है और दूसरा कार्बन इधर है, ऐसा तिरछा देखा है। लेकिन यहाँ पे कैसा हेड ऑन देखा जाता है, तो आगे वाला कार्बन और पीछे वाला कार्बन एक दूसरे के बिल्कुल पीछे होते हैं। फ्रंट कार्बन लोअर एंड, मतलब नीचे जो है ये फ्रंट कार्बन है, मतलब इधर से तुम देख रहे हो, ये बैक वाला कार्बन है, ये 120 डिग्री एंगल, ये बताया मैंने। यहाँ पर फ्रंट वाला कार्बन डॉट से दिखाते हैं, ये देखो ये डॉट जो है ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये फ्रंट वाला कार्बन है, राइट। और ये जो है ये सर्कल, ये बैक वाला कार्बन है। हाइड्रोजन के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये सब नोट्स याद रखने हैं तुमको यहाँ पे। इसको बोलेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन, इसको बोलेंगे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ये 100 हॉर्स की तरह दिखता है, बच्चों का खिलौना रहता है ना, इसकी तरह दिखता है। ये न्यूमन प्रोजेक्शन है, साइंटिस्ट के नाम से ऐसा बोला जाता है। सो इथेन मॉलिक्यूल को दो अलग अलग तरीकों से 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं। चलो अब देखते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ अल्केन। बेसिकली कन्फर्मेशन होता क्या है, व्हाट आर द कन्फर्मेशन। ये आइसोमर की तरह है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। क्या है देखो, सबसे पहले अल्केन के अंदर जो है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और वो सिग्मा बॉन्ड है, और इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। मतलब ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई ऐसा पाई बॉन्ड नहीं है। ये अल्कीन में होता है, अल्केन में पाई बॉन्ड नहीं होता। और इसके अराउंड ये जो ऑर्बिटल, मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो 2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, राइट। तो इस बॉन्ड के अबाउट ये जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। दूसरी बात, ये बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड, ये हेड ऑन बॉन्ड है, इसमें कोई साइड वाइज ओवरलैप नहीं है। पाई बॉन्ड में कैसा रहता है, ये सिग्मा बॉन्ड है और मान लो पाई बॉन्ड है ऊपर, तो पाई बॉन्ड में कैसा रहता है, ये पी ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैप रहता है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में कैसा रहता है, हेड ऑन ओवरलैप रहता है। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब ऐसा समझ सकते हो तुम कि एक कार्बन और दूसरा, इधर से एक पाइप आया और इस पाइप के अंदर दूसरा पाइप फिट हो गया। अब पाइप के अंदर पाइप जब फिट हो जाता है तो तुम एक पाइप को दूसरे के अबाउट रोटेट कर सकते हो। यू कैन वेरी इजीली रोटेट carbon atoms around this bond, but you cannot rotate carbon atoms if there is pi bond। मतलब डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड रहेगा। नाउ यहाँ पे ये रोटेशन पॉसिबल नहीं। कैसा रोटेशन, और एक बार देख लो जरा, ये देखो ऐसा रोटेशन, दिस काइंड ऑफ रोटेशन। अब दिस काइंड ऑफ रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन वहां पे क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होगा,
मतलब पाई बॉन्ड जब होगा तो क्या होगा, तो वहाँ इधर भी ऐसा बॉन्ड होगा ये, और ये रोटेट नहीं हो पाएगा इसकी वजह से, या अगर रोटेट हो गया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड, और ये सिग्मा होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेट करना बहुत ही आसान है। इस रोटेट करने की पॉसिबिलिटी की वजह से ये कन्फर्मेशन दिखाता है। वो क्या है बाद में देखेंगे, अभी बस इतना समझना है कि द फ्रंट वाला कार्बन कैन रोटेट with respect to back carbon because of presence of sigma bond. No, इससे अच्छा स्टेटमेंट क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ absence of pi bond. सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो तुम रोटेट हो सकते हो। अल्केन में सिर्फ सिग्मा होता है, लेकिन अल्किन में सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड होता है, और ये पाई बॉन्ड मतलब ये इस तरीके का इधर रहता है, तो हम रोटेट नहीं कर सकते। अल्केन में रोटेशन पॉसिबल है, अल्किन में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है तुमको, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन है एंड इट इज लाइक पाइप इंसर्टेड इनसाइड अनदर पाइप। तो आगे क्या बोला है, सो दिस हेड ऑन एंड सिमेट्रिक sigma bond allows the rotation about carbon carbon bond without disrupting or breaking the bond. और इस वजह से होता क्या है कि हाइड्रोजन मतलब ये जो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाते हैं। कैसे देखो जरा, मैं न्यूमन प्रोजेक्शन में दिखाता हूं। ये देखो, इस रोटेशन की वजह से पीछे वाले हाइड्रोजन और आगे वाले हाइड्रोजन एक दूसरे के अलग अलग डिस्टेंसेस पर रह रहे हैं। अलग अलग डिस्टेंसेस पर मतलब देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पॉसिबल इन द स्ट्रक्चर। मैं उनमें से कुछ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो इस तरीके से, मैं न्यूमन प्रोजेक्शन में दिखाता हूँ, या ऐसे रोटेशन में से कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ तुमको। तो फ्रंट वाला कार्बन पीछे वाले के कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज रोटेट हो रहा है, तो हम फ्रंट वाला और पीछे वाला इन दोनों के ऊपर का एक एक हाइड्रोजन लेंगे। आगे वाले को मैंने ए नाम दिया है, पीछे वाले को मैंने बी नाम दिया है। तो तुम देखोगे कि ए और बी अभी एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है स्ट्रक्चर नंबर 1 में। स्ट्रक्चर नंबर 2 में इन दोनों के बीच का एंगल ये बढ़ रहा है। ये जो एंगल मैं दिखा रहा हूं इसको डायहेड्रल एंगल ऐसा भी बोलते, ये एंगल डायहेड्रल एंगल, या फिर एंगल ऑफ टॉर्शन ऐसा भी बोलते हैं। डायहेड्रल एंगल, या फिर एंगल ऑफ टॉर्शन, या फिर एंगल ऑफ रोटेशन ऐसा बोलते हैं। ये देखो वही एंगल इधर बढ़ गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अब इसके आगे फिर क्या होगा, ये एंगल, हाँ ठीक है एंगल बढ़ रहा है, लेकिन ये फिर इसके करीब आ रहा है, दूसरे हाइड्रोजन के करीब आ रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो चेंज होते रहता है, और इसलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चेंज होते रहता है। और डिस्टेंस चेंज होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डिस्टेंस भी कम ज़्यादा होते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डिस्टेंस कम ज़्यादा होने की वजह से इनका पोटेंशियल एनर्जी कम ज़्यादा होती है। अब तुम देखोगे तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एक दूसरे के सबसे ज़्यादा दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है। अब इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इसके आगे अगर ये बी आ गया इधर, तो अब इसके करीब आ जाएगा। सो आई कैन से दैट दिस सिचुएशन, दिस इज टू, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर, इसमें हाइड्रोजन एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर है। और स्ट्रक्चर नंबर 1 में हाइड्रोजन आगे वाले और पीछे वाले हाइड्रोजन सबसे ज्यादा करीब है। तो हाइड्रोजन के क्लाउड्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा जब करीब होते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। इक्लिप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक दूसरे को ढक रहे हैं। इक्लिप्स करने का मतलब होता है ढकना, सोलार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स हम बोलते हैं। एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे, मैंने भले ही थोड़े बाजू में दिखा है, लेकिन ये एग्जैक्टली पीछे, मैं समझने के लिए थोड़े बाजू में मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। मैंने 3D में तुमको दिखाया था, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे रहते। और ये जो स्ट्रक्चर है तीसरा वाला, जहाँ पर आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है, इसको स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, स्टैगर्ड।
स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और बाकी इनको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। बाकी इनफाइनाइट है एक्चुअली। इन दोनों के बीच, पहले और दूसरे तीसरे के बीच सिर्फ ये अकेला नहीं है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, इधर हाइड्रोजन आया तब एक बनेगा, हाँ जब इधर आएगा तब बनेगा ये वाला। लेकिन इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, उन सभी को बोला जाता है स्क्यू फॉर्म्स, राइट। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। उसमें इक्लिप्स में एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड आगे वाले के और पीछे वाले के सबसे करीब है, डिस्टेंस सबसे कम है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अब एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, जबकि यहाँ पर एनर्जी सबसे कम है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है आगे वाले का और पीछे वाले क्लाउड का। तो एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो तुम अगर देखोगे इसकी एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो जैसे जैसे इक्लिप्स से तुम स्टैगर्ड पर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। इक्लिप्स से स्टैगर्ड, इक्लिप्स में एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर स्टैगर्ड में कम, इक्लिप्स में ज़्यादा, स्टैगर्ड में कम, इक्लिप्स। सो इधर इक्लिप्स, इधर स्टैगर्ड, इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ये अल्टरनेटली आते जाएंगे क्योंकि रोटेशन तो चलता ही रहता है। और ये रोटेशन होने के लिए अब इन दोनों के बीच यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर है इनको स्क्यू फॉर्म कहते हैं, स्क्यू फॉर्म, राइट। अब ये नोट्स डिटेल में आगे है, वहां से लिख लो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, स्टैगर्ड की सबसे कम रहती है, लेकिन ज़ीरो नहीं रहती। अब इन दोनों के बीच एनर्जी का जो गैप है वो इथेन में 12.5 किलो जूल पर मोल है, और ये गैप बहुत ही कम है। दिस गैप कैन बी वेरी इजीली ओवरकम एट रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर में स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म एक दूसरे में बहुत ही ईजिली इंटर कन्वर्ट होते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम इन इंटर कन्वर्जन। इसीलिए स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म को तुम सेपरेट नहीं कर सकते। तुम सेपरेट करोगे भी तो इक्लिप्स वाला फिर स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टैगर्ड वाला इक्लिप्स में। तो देर विल बी ऑलवेज सम परसेंटेज ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म एंड देर विल बी ऑलवेज सम परसेंटेज ऑफ इक्लिप्स फॉर्म इन ए गिवन मिक्सचर। इसलिए इनको आइसोमर नहीं कहा जाता, भले ही इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन बाकी कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। देखा जाए तो सभी फॉर्म में, इक्लिप्स हो, स्टैगर्ड हो या उनके बीच वाले दूसरे कोई हो, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी सेम ही रहती है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम रहते हैं। इसलिए देर इज नो सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म, देयरफॉर दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स। कि बाबा उसमें सिर्फ कन्फर्मेशन में डिफरेंस है, मतलब बस ये डायहेड्रल एंगल अलग रहता है, बस और कुछ नहीं। तो कन्फर्मेशन की यहाँ पे कन्फर्मेशन या कन्फर्मर या फिर रोटामर कहा जाता है इनको। इनके डेफिनेशन दिए, दिस इज जस्ट अ डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, आगे वाले हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब और दूर रहते हैं, ऑफ द एटम्स दैट इंटर कन्वर्ट बाय रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहाँ पे याद रखना है, ऑल्दो रोटेशन इज अलाउड, यहाँ पे रोटेशन क्योंकि अल्केन में, सिर्फ अल्केन में रोटेशन इज अलाउड बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म, still there is some resistance to convert from staggered to staggered to eclipse form. This resistance is called as torsional strain. जैसे हम अलग अलग जगह पे जो एनर्जी रहती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म में, ये ऐसे मैंने दिखाया था तुमको, ये दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एज टॉर्शनल एनर्जी, which is around 1 to 20 kilojoule in alkanes, and for ethane specifically it is 12.5 kilojoule per mole. This is due to the repulsion between the electron clouds of adjacent bonds. कन्फर्मेशंस और इथेन की बात करेंगे हम, स्पेसिफिकली इथेन के बारे में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे देखिए इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, ये ऑलरेडी मैंने तुमको पढ़ाया है, बस इसको लिख लो। इक्लिप्स में हाइड्रोजन एटम्स सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं और स्टैगर्ड में एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर रहते हैं। इक्लिप्स का सॉहर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, स्टैगर्ड फॉर्म का सॉहर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो एंगल बताया गया है ये है एंगल ऑफ रोटेशन या फिर एंगल ऑफ टॉर्शन या फिर डायहेड्रल एंगल कहा जाता है इनको। और ये जो छोटी मोटी यहाँ पे बातें बताई गई ये ऑलरेडी मैंने तुमको अभी अभी पढ़ाई है, बस इनको लिख लो, तुम बस इनको लिख लो।
तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो 2017 में आया था, क्या बोला गया है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म में जो अलग अलग कन्फर्मर्स है इनके बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। देखो, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। नहीं, हमने क्या देखा है अभी जो भी रोटेशन होता है वो रोटेशन में सिर्फ एनर्जी डिफरेंस है थोड़ा, बाकी बॉन्ड एंगल और सभी बॉन्ड लेंथ सेम है। सो बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस, राइट। यहाँ पे स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन में इथेन के जो कन्फर्मेशन है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए, इनको पढ़ना है और इनमें से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है ये आपको पहचानना है। 2016 का क्वेश्चन है। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल। एक तो याद रखना यार, स्टैगर्ड का मतलब ये देखो ऐसे स्टैगर्ड, क्योंकि इक्लिप्स का मतलब है एक दूसरे को ढके हुए है। ये वर्ड ही क्या कहता है, इक्लिप्स है, एक दूसरे को ढकना। और दूसरा वर्ड क्या है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब ऐसा वाकड़ा तिकड़ा, तिरछा तिरछा। ये देखो इक्लिप्स कैसा एक दूसरे को ढके हुए है, ये बिल्कुल ये ऐसे ऐसे, तो पीछे वाले बिल्कुल इसको ढके हुए है। स्टैगर्ड में कैसा है रे भाई, स्टैगर्ड में कैसा है, ये पीछे वाले के अगर ऐसे है, सॉरी ये ऐसे है, तो आगे वाले कैसे, सॉरी ये पीछे वाले, ये आगे वाले ऐसे है तो पीछे वाले कैसे ऐसे, मतलब ये स्टैगर्ड है, एक दूसरे के बहुत ही दूर है, राइट। और यहाँ पे इक्लिप्स है, इसकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, स्टेबिलिटी कम रहती है। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल बोला, ये गलत है क्योंकि ये मोर स्टेबल रहता है। द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, चलो यहाँ तक सही है, देन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बिकॉज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन, नो टॉर्शनल स्ट्रेन। एक तो क्या है मोर स्टेबल बोला है, इक्लिप्स स्टैगर्ड कन्फर्मेशन लेस स्टेबल। अरे चलो इसी स्टेटमेंट को जरा अलग से बताए, सो ये भी रॉन्ग है। द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, ये फिर से गलत है, मोर स्टेबल नहीं। द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, चलो यहाँ तक सही है, देन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन। एक्चुअली नो मतलब बहुत ही कम टॉर्शनल स्ट्रेन रहता है, इसको नो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऐसा जीरो नहीं होता, ये एक्चुअली ऐसा है, ये ऐसा, ये इक्लिप्स जिधर है और ये स्टैगर्ड है, तो ये जीरो थोड़ी है, थोड़ा तो है। लेकिन अब चलो इन ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, तो यही आपको टिक करना होगा।